हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होता है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बच्चों ये टॉपिक हमारा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस टॉपिक के हर एक बेसिक कंसेप्ट, हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अगेन अपने टॉपिक को एक बार रीड करने वाले हैं और इस टॉपिक को हर एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक होता है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों ये टॉपिक आपको यहाँ पर बताना चाहता है कि एक हमारी यहाँ पर अनंत विस्तार की समतल धन आवेशित एक हमारी चादर होती है और उस चादर के निकट बच्चों यहाँ पर हम एक पॉइंट मानेंगे, उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा फिजिक्स होता है, फिजिक्स में बच्चों हमारा फिगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फिगर यहाँ पर अच्छी तरह से समझ आता है तो बच्चों इससे रिलेटेड जो भी आपके डेरिवेशंस होते हैं उस डेरिवेशन के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट आपके अच्छी तरह से क्लियर होने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इसके फिगर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप साइड में फिगर देख सकते हैं। ये बच्चों हमारी क्या होती है, अनंत विस्तार की एक धन आवेशित समतल चादर होती है। इस चादर के बच्चों यहाँ पर हम निकट में एक पॉइंट लेंगे। इधर की साइड में एक हमारा पॉइंट होगा जिस पॉइंट का नाम होगा पी पॉइंट, और इधर की तरफ एक हमारा दूसरा पॉइंट होगा जिस पॉइंट का बच्चों यहाँ पे नाम होगा पी डैश पॉइंट। तो बच्चों इन दोनों पॉइंटों पर यहाँ पर हम इस अनंत विस्तार समतल आवेशित चादर के कारण बच्चों हम क्या करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि ये चादर हमारी यहाँ पर किस प्रकार से रखी गई है। तो बच्चों ये जो हमारी यहाँ पर चादर होती है अनंत विस्तार की, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखी गई है। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल आपको फिगर दिखाते हैं कि ये आपको चादर किस प्रकार से दिखाई पड़ने वाली है। तो बच्चों आपको फिजिक्स का हर एक पॉइंट, हर एक फिगर यहाँ पर इमेजिनेशन के साथ में अध्ययन करना है, जिससे फिजिक्स के हर एक बेसिक कंसेप्ट, हर एक बेसिक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर रहे। तो बच्चों यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ सकते हैं ये हमारी क्या होती है, एक अनंत विस्तार की समतल धन आवेशित एक चादर होती है जिस पर बच्चों हमारा एक समान रूप से यहाँ पर आवेश को आवेशित किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा प्लस का यहाँ पर चिन्ह बनाया गया है, ये बच्चों हमारे क्या होता है, एक धन आवेश का आवेश होता है जिसको बच्चों हमने यहाँ पर एक समान रूप से यहाँ पर आवेशित किया है। अब बच्चों आपको समझना है ये जो हमारी चादर है वो यहाँ पर अनंत विस्तारित एक चादर होती है। अब बच्चों इस चादर को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से रखने वाले हैं। तो बच्चों इधर की साइड में एक हमारा यहाँ पर पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम पी पॉइंट मानेंगे, और इसके जस्ट बच्चों इधर की साइड में एक हमारा दूसरा पॉइंट होगा जिस पॉइंट को हम पी डैश पॉइंट यहाँ पर मानने वाले हैं। तो इन दोनों पॉइंटों पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस अनंत विस्तार चादर कारण बच्चों हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम गाउस के नियम का प्रयोग करने वाले हैं। उसके नियम का प्रयोग करके यहाँ पर हम पी और पी डैश पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट मानेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पॉइंट होता है, तो यहाँ पर एक हम पॉइंट मान लेंगे, ये पॉइंट बच्चों हमारा पी पॉइंट हो जाएगा, और इसी के जस्ट यहाँ पर दूसरी साइड में एक हमारा पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहेंगे, पी डैश पॉइंट कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं अगर हम गाउस के नियम का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ की संरचना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे वो हमारा एक बेलन के आकार का पृष्ठ होने वाला है। जो बच्चों एक बंद पृष्ठ होता है उसी पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है किस तरीके से हम गॉसियन पृष्ठ की संरचना करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल समझा देते हैं कि यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ की संरचना किस प्रकार से करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये हमारा एक बेलन के आकार का गॉसियन पृष्ठ होता है, और इस पृष्ठ को बच्चों यहाँ पर हम इस अनंत विस्तार की चादर में रखने वाले हैं। और इसके बच्चों यहाँ पर हमारे दो समतल पॉइंट होते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि इधर का जो हमारा पॉइंट होता है ये बच्चों हमारा एक समतलीय पृष्ठ होता है। उसी प्रकार से इसके दूसरी तरफ एक हमारा पॉइंट होता है जो एक हमारा समतलीय पृष्ठ होता है। और बच्चों जो ये आपका फ्रंट का साइड दिखाई पड़ रहा है इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो बच्चों इधर की साइड जो हमारा पॉइंट होगा उसको हम पी डैश पॉइंट कहेंगे, और इधर की तरफ जो हमारा पॉइंट होगा इसको बच्चों हम पी पॉइंट कहेंगे। तो इन दोनों पॉइंटों पर इस चादर कारण
बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये हमारा क्या होता है, अनंत विस्तार का एक चादर होता है और इस चादर में बच्चों यहाँ पर हम इस गॉसियन पृष्ठ को कुछ इस तरीके से रखने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आर पार चला जाएगा। तो अगेन आपको समझना है बच्चों कि ये जो हमारा यहाँ पर कटा हुआ भाग होता है इसमें जितना हमारा आवेश होता है उसी आवेश कारण बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इधर की ओर जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है पी पॉइंट और इधर की ओर जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है पी डैश पॉइंट। तो इतने अंदर में जो हमारे यहाँ पर आवेश होगा उसकी वजह से बच्चों हम क्या करेंगे, पी और पी डैश पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में इस तरीके से कर देंगे। अब बच्चों आप समझ सकते हैं इधर की तरफ जो हमारा यहाँ पर समतलीय पृष्ठ होता है, इधर की ओर हम एक पॉइंट मानेंगे जिस पॉइंट का नाम है पी डैश पॉइंट और इधर की तरफ जो हमारे यहाँ पर समतलीय पृष्ठ होता है, इधर की तरफ जो हमारा पॉइंट होता है उसको हम पी पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों इन दोनों पॉइंटों पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों कुछ इस तरीके से ये फिगर आपको यहाँ पर 3D में दिखाई देने वाला है। तो इन दोनों पॉइंटों पर हम क्या करते हैं, गाउस के नियम का प्रयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से रखेंगे तो इधर की तरफ हमारा एक यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो बच्चों इस पॉइंट का नाम है पी डैश पॉइंट और इधर की ओर एक हमारा पॉइंट होगा जिसका नाम है पी पॉइंट। तो दोनों पॉइंट बच्चों हम क्या करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको फिगर का हर एक कंसेप्ट, हर एक बेसिक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर किधर की ओर होने वाली है। तो बच्चों आप समझते हैं कि अगर ये हमारा एक धन आवेशित चादर है अनंत विस्तार की, तो बच्चों इसके जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो इधर की तरफ यहाँ पर बाहर की तरफ होती हैं। और बच्चों अगर हम इधर बात करेंगे तो यहाँ पर इधर की साइड में इस तरीके से बाहर की तरफ होने वाली है। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जो इधर की तरफ यहाँ पर इस तरीके से होगी और इधर की तरफ बच्चों यहाँ पर इस तरीके से होने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ पर यहाँ पर हम वैद्युत फ्लक्स की गणना करने वाले हैं कि बच्चों यहाँ पर हमें कहाँ कहाँ पर वैद्युत फ्लक्स मिलने वाला है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ है ये एक बेलन के आकार का है। तो बच्चों इसमें 3 पृष्ठ होती हैं। ये बच्चों एक हमारा समतलीय पृष्ठ होता है जिसको हम पृष्ठ नंबर 1 कहेंगे और ये बच्चों हमारे क्या होता है, दूसरा समतलीय पृष्ठ होता है जिसको बच्चों यहाँ पर हम पृष्ठ नंबर 2 कहेंगे। और बच्चों ये जो आपको सामने का भाग दिखाई पड़ रहा है इसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ, जिसको बच्चों हम पृष्ठ नंबर 3 कहने वाले हैं। बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स की गणना करने वाले हैं। तो फिगर का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पर बच्चों अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ बनाने वाले हैं। तो बच्चों ये गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से बनने वाला है। इस पॉइंट को यहाँ पर बच्चों हम थोड़ा सा नीचे लेंगे तो ये हमारा पी पॉइंट हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समतलीय पृष्ठ बनाएंगे। तो आपको पता है ये जो हमारा समतलीय पृष्ठ होगा बच्चों, ये हमारा एक गोलीय समतलीय पृष्ठ होता है। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस समतलीय पृष्ठ का एक छोटा सा यहाँ पर टुकड़ा काटने वाले हैं। तो बच्चों आप सब लोग यहाँ पे जानते हैं इस टुकड़े का जो हमारा एरिया होगा वो बच्चों कितना होगा, डीए होगा। और इसका अगर हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर बच्चों हमारे क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम डीए से निरूपित करने वाले हैं। अब बच्चों अभी आपने यहाँ पर जस्ट देखा कि अगर हम इस समतल चादर का यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हमारी कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ दिखाई जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो बच्चों यहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से होगी जिसको बच्चों यहाँ पर हम इससे निरूपित करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं अगर हमारा एरिया वेक्टर और जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों एक ही दिशा में होती है तो उस केस में थीटा का मान बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करेंगे पी डैश पॉइंट पर तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले समतलीय पृष्ठ को दिखाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से समतलीय पृष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, सेम तरीके से एक छोटा सा एरिया वेक्टर काटेंगे इस समतलीय पृष्ठ का। तो बच्चों एरिया वेक्टर हमारे क्या होता है, समतलीय पृष्ठ के यहाँ पर लंबवत होता है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम डी से निरूपित करने वाले हैं। और अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो बच्चों इधर की साइड में यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यहाँ पर दिशा होगी। तो बच्चों उस वैद्युत क्षेत्र को यहाँ पर हम ई से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, जिसको हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी दिशा यहाँ पर इधर की तरफ है और जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यहाँ पर दिशा है वो भी बच्चों हमारी क्या है, एक ही दिशा में है। तो इस केस में जो हमारा थीटा का मान होता है बच्चों कितना हो जाएगा, थीटा बराबर यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो हमारा पृष्ठ होता है इसको हम पृष्ठ नंबर यहाँ पर 1 करते हैं। और बच्चों ये जो हमारा पृष्ठ हो जाएगा इसको हम पृष्ठ नंबर यहाँ पर 2 कहेंगे। तो बच्चों ये दोनों हमारे क्या होता है, समतलीय पृष्ठ होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके वक्र पृष्ठ पर। तो बच्चों जो हमारा वक्र पृष्ठ होता है, ये जो बचा हुआ भाग होता है इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों इस वक्र पृष्ठ का यहाँ पर हम सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे। तो बच्चों ये हमारे क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है इस वक्र पृष्ठ का। तो बच्चों अगर हम इसकी एरिया की बात करेंगे तो इस छोटे से एरिया का जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो बच्चों यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से इस पृष्ठ के लंबवत में होगा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम डी से निरूपित करने
वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठ का एरिया वेक्टर होता है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाहर की तरफ दिखाने वाली हैं। तो बच्चों ये हमारी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर ई से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं और जो हमारा एरिया वेक्टर होता है, इनके बीच में जो हमारा कोण बनता है बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर आप दिखा सकते हैं थीटा का मान हम कुछ इस तरीके दिखाएंगे, यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और इसको बच्चों हम क्या कहेंगे, पृष्ठ नंबर यहाँ पर 3 कहेंगे। तो बच्चों ये हमारे क्या होता है, पृष्ठ नंबर 3 हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इतने एरिया मान लेते हैं कि जो हमारा आवेश होता है उस आवेश को बच्चों हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से कुछ हम आवेश मान लेते हैं कि इतने एरिया में बच्चों हमारे क्या होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आवेश होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का आवेश यहाँ पर कुछ इसके अंदर में है। तो इन्हीं आवेशों के कारण बच्चों हम क्या कर रहे हैं, पी और पी डैश पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले नेट विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे कि बच्चों विद्युत फ्लक्स हमें कहाँ कहाँ पर मिलने वाला है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे विद्युत फ्लक्स के अनुसार, तो यहाँ बच्चों हमारी हेडिंग हो जाएगी विद्युत फ्लक्स के अनुसार। तो बच्चों ये हमारी यहाँ पर हेडिंग होती है। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले ये भी समझ लेना है कि अगर हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं तो इस फिगर के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे और किस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इस फिगर की लैंग्वेज लिखी गई है। जैसे हमने लैंग्वेज लिखा है यहाँ पर आप सेम तरीके से लैंग्वेज को लिख सकते हैं। तो बच्चों इसकी भाषा में यहाँ पर लिखा गया है, माना कि अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित समतल सीट के एक तल पर आवेश पृष्ठ घनत्व। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा आवेश पृष्ठ घनत्व होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान यहाँ पर ए होता है। तो बच्चों ए जो हमारा होता है ये पूरे पृष्ठ का एरिया होता है, और यहाँ पर जो हमारा क्यू होता है ये बच्चों हमारे क्या होता है, इस पृष्ठ पर कितना आवेश है उस आवेश का यहाँ पर मान होता है। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे क्यू का टोटल कितना मान होगा इस पूरे पृष्ठ पर, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस ए का यहाँ पर सिग्मा के साथ में गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इंटू ए हो जाएगा, इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस पूरे पृष्ठ पर कितना आवेश होता है उस आवेश का मान यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो बच्चों इसी सिग्मा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। आगे बच्चों इसके बाद यहाँ से लिखा गया है तब समतल चादर के निकट। तो बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमारा समतल चादर है इस पूरे एरिया में जो हमारा आवेश होता है बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम मानते हैं कुछ हमारा आवेश होता है, उस आवेश का मान कितना है, क्यू है। तो बच्चों यहाँ से कुछ दूरी पर एक हमारा पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है पी डैश पॉइंट, और इधर की ओर जो हमारा पॉइंट है उसका नाम है पी पॉइंट। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, समान दूरी होती है। तो इस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ से पी पॉइंट की दूरी हमारी आर हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे पी डैश पॉइंट की, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, आर दूरी हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। तो आगे बच्चों इसमें लिखा गया है आर दूरी पर बिंदु पी तथा पी डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, पी और पी डैश पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले नेट विद्युत फ्लक्स की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से अब हमारी हेडिंग होती है विद्युत फ्लक्स के अनुसार। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे जो हमारा विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ से हो जाएगा फाई इक्वल टू, तो यहाँ से बच्चों हमारा होता है समाकलन रूप में, यही फॉर्मूले का हम यूज करेंगे हमेशा बच्चों। जब भी आप विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो जो हमारा समाकलन रूप का फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले का यूज करके बच्चों हम यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले पृष्ठ नंबर 1 की बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे पृष्ठ नंबर 1, और इसका जो हमारे यहाँ से फॉर्मूला होता है बच्चों हो जाएगा वेक्टर ई डॉट, यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी ए प्लस बच्चों यहाँ से हम नेट की बात करें तो सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो ये हमारा पृष्ठ नंबर 2 हो जाएगा। तो बच्चों इसका यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ई डॉट, यहाँ पर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। और पृष्ठ नंबर 3 की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ई डॉट, यहाँ पर डी हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं अगर हम डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं फ्लक्स की, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन पृष्ठ नंबर 1 का, तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा ई डी ए कॉस थीटा प्लस बच्चों हमारा कितना जाएगा पृष्ठ नंबर 2, और यहाँ से हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा प्लस बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन पृष्ठ नंबर 3, और यहाँ से बच्चों हमारे क्या आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पर आपको थीटा की बात करनी है कि पृष्ठ नंबर 1 पर थीटा का मान क्या होता है, पृष्ठ नंबर 2 पर थीटा का मान क्या होता है, और पृष्ठ नंबर 3 पर थीटा का मान क्या होता है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं पृष्ठ नंबर 1 और पृष्ठ नंबर 2 पर जो हमारा थीटा का मान होता है वो 0 डिग्री होता है, और पृष्ठ नंबर 3 पर बच्चों हमारे क्या होता है थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे विद्युत फ्लक्स इक्वल टू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन पृष्ठ नंबर 1, तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा ई डी ए
और यहाँ पर बच्चों हमारा पृष्ठ नंबर 1 है, तो इस केस में जो हमारा थीटा का मान होता है वो 0 डिग्री हो जाएगा। प्लस बच्चों इसी प्रकार से पृष्ठ नंबर 2 पर जो हमारा थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे EDA cos 0 डिग्री, प्लस बच्चों हमारा पृष्ठ नंबर 3 पर जो थीटा का मान होता है वो 90 अंश होता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे EDA cos 90। तो बच्चों ये हमारा क्या है, पृष्ठ नंबर 3 है। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं साइड में, तो यहाँ पर बच्चों हम मेंशन कर देंगे cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, और यहाँ पर cos 90 का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस मान को यहाँ पर हम रखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू EDA, और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा कर देंगे, प्लस बच्चों यहाँ पर हमारा जाएगा पृष्ठ नंबर 2। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा EDA, और यहाँ पर हम cos 0 का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम 1 लिख देंगे, प्लस बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा पृष्ठ नंबर 3। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे पृष्ठ नंबर 3 पर। तो बच्चों ये हमारा जाएगा EDA इंटू कर देंगे इसको 0 से। अब बच्चों आप सभी जानते हैं अगर हम किसी को 0 से गुणा करते हैं तो इस पूरे का जो हमारा मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों आपको वैद्युत फ्लक्स कहाँ कहाँ मिलता है, पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 पर मिलता है। मीन्स बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं जो वैद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त होता है वो P और P डैश पॉइंट पर मिलता है, या बच्चों आप यहाँ पर कह सकते हैं पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 पर आपको वैद्युत फ्लक्स मिलता है। तो बच्चों इन्हीं पृष्ठों पर हम क्या करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे आगे, तो यहाँ बच्चों हमारा जाएगा फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमारा जाएगा पृष्ठ 1। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा EDA प्लस यहाँ पर बच्चों हमारे क्या जाएगा पृष्ठ नंबर 2 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम लिखेंगे EDA। बच्चों आपको पता है अगर हम 1 से इसको गुणा करेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पर आएंगी, तो अगर हम इसको 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर सेम चीज़ आएंगी। अब बच्चों इसी को हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं अगर हम यहाँ पर गाउस के नियम का प्रयोग करते हैं तो उस केस में वैद्युत क्षेत्र हर एक पॉइंट पर बच्चों क्या होता है, एक समान होता है, जिसको बच्चों हम नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे फ्लक्स इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होगा, पृष्ठ नंबर 1 में वैद्युत क्षेत्र यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारा चलेगा इंटीग्रेशन 1, पृष्ठ नंबर 1 की बात कर रहे हैं, प्लस बच्चों इसी तरीके से क्या होगा, पृष्ठ नंबर 2 में जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या बचेगा, DA बचेगा। अब बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया है अगर हम DX का इंटीग्रेशन करते हैं तो x के बराबर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर हम DA का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर A के बराबर होगा। तो बच्चों A जो हमारा होता है वो वैद्युत क्षेत्र का तो बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर A होता है ये आपको इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल को निरूपित करता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे साइड में कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं DA का तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, A को बताता है। तो बच्चों A हमारे क्या होता है यहाँ पर इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इस इंटीग्रेशन को आगे करके। तो यहाँ से बच्चों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या जाएगा E आ जाएगा, और इस DA का इंटीग्रेशन बच्चों हमारे क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A। इसी प्रकार से बच्चों हम प्लस करके यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो हमारा दूसरा पृष्ठ है इसमें जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है ये बच्चों इस तरीके से यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और DA का इंटीग्रेशन बच्चों हमारे क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो यहाँ पर हम A करके यहाँ पर इस तरीके से लिखने वाले हैं। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर EA और यहाँ पर E हमारा क्या है, एक जैसा है। तो बच्चों ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स इक्वल टू 2EA। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए। अब हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले को लेकर के आगे चलने वाले हैं, और यहाँ पर गाउस के नियम का प्रयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए। अगर आपको किसी पॉइंट या किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम गाउस के नियम का प्रयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेस करते हैं, और स्पेस करने के बाद में आपको समझाते हैं किस तरीके से हम P और P डैश पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम थोड़ी सी जगह करते हैं, और यहाँ तक आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से P और P डैश पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम गाउस के नियम का प्रयोग करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने टोटल वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिया है। तो बच्चों इसका मान यहाँ पर हमें मिलता है
फ्लक्स इक्वल टू 2E इंटू बच्चों हमारा क्या होता है ए होता है। ये बच्चों हमारा टोटल वैद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो बच्चों ये आपको बताता है कि हमें कहाँ कहाँ पर वैद्युत फ्लक्स मिलने वाला है। इसको बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए गाउस के नियम का प्रयोग करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे गाउस के नियम अनुसार। तो यहाँ से बच्चों हमारा नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगा गाउस के नियम अनुसार। तो बच्चों इसका हमारा यहाँ से फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है गाउस के नियम का। और इसको बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी हमारे क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का मान होता है। और बच्चों यहाँ पर जो हमने समीकरण नंबर 1 में मान रखा है ये भी हमारा क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारा क्या है वैद्युत फ्लक्स के बराबर है। तो ये भी बच्चों हमारे क्या है वैद्युत फ्लक्स के बराबर है। तो अगर हम क्या करें समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में तुलना करते हैं तो बच्चों जो हमारा इसका LHS पार्ट होता है तो बच्चों हमारे क्या होता है फ्लक्स होता है। ये भी बच्चों हमारे क्या होता है फ्लक्स होता है। तो इसका RHS पार्ट क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा फ्लक्स का मान ये भी हमारा होता है, फ्लक्स का मान हमारा ये भी होता है। तो ये चीज़ें बच्चों क्या हो जाएंगी इसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने सबसे पहले समीकरण 1 का मान लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले समीकरण 1 का मान लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा 2E इंटू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और अब बच्चों यहाँ पर हम इसका मान लिखने वाले हैं समीकरण नंबर 2 का। तो यहाँ से आपको चलेगा क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों हम ई का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे ई को रोक लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम ई को रोकेंगे और जो चीज़ें यहाँ पर बच रही हैं उसको बच्चों यहाँ पर हम इसके नीचे भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल जाता है। तो बच्चों यहाँ से आपको मान मिलेगा क्यू अपान 2 ए इंटू हमारा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप यहाँ पर P और P डैश पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों अगर हम ये मान लें कि जो हमारा ये पृष्ठ आवेश है इस पर बच्चों जो हमारा आवेश होता है वो कितना होता है Q होता है। तो इस पूरे पृष्ठ पर कितना आवेश होगा उसका मान निकालने के लिए बच्चों आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा है जिस फॉर्मूले का नाम होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको बच्चों हम क्या करते हैं सिग्मा से निरूपित करते हैं। तो बच्चों उसका हमारा यहाँ से फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। तो बच्चों इस फार्मूले का यूज करके इस पृष्ठ पर कितना आवेश है उस आवेश का यहाँ से हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे ए का गुणा यहाँ पर सिग्मा से कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस पूरे पृष्ठ पर जो हमारा टोटल आवेश का मान होता है बच्चों कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो बच्चों इस मान को यहाँ पर हम रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्यू की जगह पर यहाँ पर ये वाला मान रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको मान आ जाता है सिग्मा इंटू ए हो जाएगा बटे बच्चों हमारे क्या हो जाएगा 2A इंटू यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आप जानते हैं ए से ए हमारे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप यहाँ पर P और P डैश पॉइंट पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है 2 अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। तो इस फार्मूले का यूज़ बच्चों इसके हम नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ करने वाले हैं। तो आप सभी लोग को इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि बच्चों इस फॉर्मूले का यूज़ हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ये हमारी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है ये बच्चों हमारा सिग्मा के क्या होता है समानुपाती होता है। और जो हमारा यहाँ पर माध्यम होता है उसकी क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ये जो हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों हमारी क्या होती है नियतांक पर निर्भर करती है और दूरी पर डिपेंड नहीं करती है। तो बच्चों यहाँ पर आप इस P डैश पॉइंट और P पॉइंट को यहाँ पर कितनी भी दूरी पर ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारी अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर होती है बच्चों हमारी क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ माध्यम पर डिपेंड करती है और साथ में बच्चों क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व पर डिपेंड करता है। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पे एंड करते हैं। अब आप सभी लोगों से मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अब मुलाकात होती है अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।